फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त आशुतोष मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बायोसेल एंड ऑनलाइन सोल्यूशन हब पे। दोस्तों, हमारे वीडियो में आज का टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट। आज के इस टॉपिक में या कार्बोहाइड्रेट्स में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है लिविंग बींग्स में, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बोहाइड्रेट किस तरह के मॉलिक्यूल हैं और ये हमको किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन से। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने के इच्छुक हैं, आप बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, 11th, 12th या बीएससी के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है, तो वीडियो के एंड में मैं अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन दो कैटेगरीज में किया गया है, जिन्हें शुगर और नॉन शुगर कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, शुगर कैटेगरी में वे सैकराइड मॉलिक्यूल्स या वे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जो हमें ब्रेकडाउन के पश्चात तुरंत ही इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब सभी ने ग्लूकोज का ऐड देखा होगा, ग्लूकॉन डी का ऐड देखा होगा। उस ऐड में बताते हैं तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा। यानी इसका अर्थ क्या है कि जब उस पाउडर को आप पानी में घोलकर पीते हैं तो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाकर डिजॉल्व होता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। यानी वो एक मोनोसैकराइड या हम ये कह लें कि शुगर कैटेगरी को जो कि क्लासिफाई किया गया है मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड में, उसका ही एक प्रकार है। मोनोसैकराइड्स आर द मोनोमर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। दीज sugar molecules used as instant energy source. Some examples of monosaccharides are glucose, fructose, galactose. ये वो सभी शुगर के प्रकार हैं जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इनका नोमेनक्लेचर कुछ इस प्रकार से किया गया है कि लगभग हर शुगर के अंत में ओज एज अ सफिक्स के रूप में जोड़ दिया जाता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो इन सभी की समाप्ति जो हो रही है यानी सफिक्स अगर हम ध्यान दें तो सभी में लास्ट में OSE लगा हुआ है। यानी जो शुगर का नोमेनक्लेचर किया गया है उसमें समय सफिक्स के रूप में ओज को जोड़ दिया जाता है। बात कर रहे हैं मोनोसैकराइड्स की, तो मोनोसैकराइड्स आर द मोनोमर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, या ये कह लें कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो मोनोसैकराइड्स होती है। यहाँ पर मोनो का अर्थ होता है एक, जबकि सैकराइड का अर्थ होता है शुगर मॉलिक्यूल। यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जिसमें शुगर की सिर्फ एक ही यूनिट होती है और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। दोस्तों, इसका नोमेनक्लेचर एक एम्पेरिकल फॉर्मूला के थ्रू किया गया है जो कि CnH2nOn होता है, जिसके बीच का रेशियो यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो 1:2:1 का होता है। और दोस्तों, मोनोसैकराइड में मैंने बताया आपको कि दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप पाए जा सकते हैं जो कि एल्डोज या कीटोज होते हैं। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में फंक्शनल ग्रुप CHO है यानी एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस प्रकार की शुगर एल्डोज के नाम से जानी जाएगी। अगर C डबल बॉन्ड हो यानी कीटोन ग्रुप की एग्जिस्टेंस है तो वो कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स वह शुगर कीटोस के रूप में जानी जाएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज या गैलेक्टोज एल्डोज शुगर के एग्जाम्पल है मोनोसैकराइड में, जबकि फ्रक्टोज कीटोज शुगर का एग्जाम्पल है मोनोसैकराइड में, क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप के रूप में कीटोन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि गैलेक्टोज और ग्लूकोज में बॉन्ड CHO यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रूप में पाया जाता है। इस कारण से इसे एल्डोज कहा गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि एक से अधिक शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं तो क्या होगा, यानी 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल 9 तक अगर पाए जाते हैं तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसैकराइड में रखा गया है। ओलिगो मीन्स 2 to 9, सैकराइड में शुगर मॉलिक्यूल। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में 2 से 9 तक सैकराइड मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं तो इनको ओलिगोसैकराइड में रखा गया है। ये सभी शुगर की यूनिट्स या ये सभी सैकराइड मॉलिक्यूल आपस में एक कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं,
जिन्हें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अगर 2 शुगर मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं तो इनको डाइसैकेराइड में, 3 जुड़े हैं तो ट्राइसैकेराइड में, 4 जुड़े हैं तो टेट्रासैकेराइड में और 5 जुड़े हैं तो इनको पेंटासैकेराइड में रखा गया है। ये सभी यूनिट्स आपस में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहा जाता है, के थ्रू आपस में जुड़ी होती हैं। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी आती है नॉन शुगर कैटेगरी, यानी वे शुगर मॉलिक्यूल जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं, या हमारे शरीर में या किसी अन्य लिविंग बीइंग में ये स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में पाए जाते हैं, तो इनको नॉन शुगर कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें आता है पॉलीसैकेराइड। इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड और म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अगर किसी शुगर में 10 या 10 से अधिक एक जैसी इकाइयां या यूनिट्स आपस में जुड़कर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़कर कंपाउंड का निर्माण करती हैं, तो उन्हें होमोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, जिनके एग्जांपल ग्लाइकोजन, स्टार्च, डेक्सट्रिन, इनुलिन इत्यादि हो सकते हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड्स की अलग अलग यूनिट्स आपस में जुड़कर अगर 10 या 10 से अधिक मॉलिक्यूल का कंपाउंड बनाती हैं तो उनको हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहा गया है। जरूरी नहीं है कि अलग अलग कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड की ही यूनिट्स हो, प्रोटीन की, लिपिड की भी यूनिट्स हो सकती हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है तो उसको पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा जाएगा। अगर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स हैं तो उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाएगा। अब बात करते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड में। ऐसे कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स पॉलीसैकेराइड्स जिसमें म्यूसिलेज नाम का एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, अगर उन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है तो उन शुगर को म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहा गया है। यानी पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो वे पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि अलग अलग लिविंग बीइंग्स में एनर्जी को स्टोर करने यानी स्टोरेज फॉर्म में या स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाई जाती हैं। हम प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है, जबकि इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। ये दोनों ही पॉलीसैकेराइड के प्रकार हैं या होमोपॉलीसैकेराइड के प्रकार हैं। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जबकि फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। यानी नॉन शुगर में वही शुगर मॉलिक्यूल्स या वही कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड आते हैं जो कि इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ये एनर्जी को अलग अलग लिविंग बीइंग में एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं या उनकी सेल वॉल को बनाने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्लांट में सेल्यूलोज के रूप में और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन के रूप में, जबकि फंगस में काइटिन के रूप में पाए जाते हैं। ये तीनों ही सेल वॉल के कंपोनेंट हैं। जबकि प्लांट में एनर्जी स्टार्च के रूप में स्टोर होती है, जबकि ह्यूमन में एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। शुगर कैटेगरी को फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। मोनोसैकेराइड, जो कि कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड की मोनोमर यूनिट्स होती हैं या ये कह लें सबसे छोटी इकाई होती हैं। इनका नोमेनक्लेचर एक एम्पेरिकल फार्मूला के आधार पर किया गया है, जो कि CnH2nOn हो सकता है, जिसके बीच का रेशियो 1:2:1 होता है। बेसिकली ये सारी शुगर से जो है या मोनोसैकेराइड जो है ये यूज्ड एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी अगर आपको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो ये आपको ऊर्जा तुरंत ही प्रोवाइड करा देंगे। इस वजह से उनको शुगर कैटेगरी में रखा गया है। जब मोनोसैकेराइड्स की 1 से अधिक यानी 2 से लेकर 9 तक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है, जो कि शुगर कैटेगरी का एक अलग सब ग्रुप है। और ओलिगोसैकेराइड में 2 से 9 सैकेराइड मॉलिक्यूल्स आते हैं। सैकेराइड मीन्स होता है शुगर मॉलिक्यूल, यानी जब 2 या 2 से अधिक 9 तक सैकेराइड शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, लिंक टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सभी इकाइयां आपस में एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं, जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होते हैं। अलग अलग संख्या के आधार पर इनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। अगर 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू तो डाइसैकेराइड बनेगा, जिसके उदाहरण हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोबायोज। ट्राइसैकेराइड की अगर बात करें तो जब 3 शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं तो ट्राइसैकेराइड बनती है, जिसके एग्जाम्पल हैं रेबिनोज, रेफिनोज, जेंटियानोज एंड मेलिबायोज। जब 4 सैकेराइड मॉलिक्यूल्स यानी 4 अलग अलग यूनिट आपस में
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी होती हैं तो टेट्रासैकेराइड का निर्माण होता है, जिसके एग्जाम्पल हैं स्कोरोडोज एंड स्ट्रैटियोज। इसी प्रकार से जब हम बात करें 5 अलग अलग इकाइयां आपस में जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ती हैं तो बनने वाली शुगर पेंटासैकेराइड कहलाती है, जिसका एग्जाम्पल है वर्बास्कोस। इसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो एयरशिप ट्रैवलर्स होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, तो उनको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए वर्बास्कोस की टैबलेट या कैप्सूल दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें मोनोसैकेराइड की 5 शुगर्स पाई जाती हैं। यानी अगर उनको ग्लूकोज दिया जाएगा तो उनको सिर्फ एक ही सैकेराइड या शुगर मॉलिक्यूल मिलेगा, लेकिन जब वर्बास्कोस का ब्रेकडाउन होगा तो 5 मोनोसैकेराइड की शुगर होंगी जो कि ग्लूकोज की अपेक्षा 5 गुना एनर्जी प्रोवाइड कर पाएंगी। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एयरशिप ट्रेवलर को एज ए न्यूट्रिएंट या इंस्टेंट एनर्जी सोर्स के लिए क्या दिया जाता है, तो उनको वर्बास्कोस दी जाती है, जो कि पेंटासैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का एक प्रकार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज इतना ही जानने की कोशिश करेंगे। इसके आगे का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाइसैकेराइड्स में कौन कौन सी शुगर्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका लिंकेज क्या है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी ये सिर्फ पहला पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन का। इसके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप किसी टीचर का गाइडेंस लेना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं।